ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो यही साहिल कि अपने बारे में जरा बताइए, और ये एक्स मुस्लिम क्या है? ये आजकल लोग बहुत सुन रहे हैं, दुनिया के कई देशों से ऐसे लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं, भारत में भी सुनाई देते हैं। आप शायद बहुत गिने चुने लोगों में हैं जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान सामने रखकर अब बात करने लगे हैं। तो ये एक्स मुस्लिम है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। और जैसे कि आपने सवाल किया कि एक्स मुस्लिम क्या है, क्या होता है, कौन लोग होते हैं ये, तो एक्स मुस्लिम वो होते हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि जब आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप एक मुसलमान हैं, एक मुस्लिम है। लेकिन अगर और होता क्या है कि एक इंसान जो है, ज्यादातर 90% आप देखोगे तो लोग जो मजहब में जिस जिस घर में वो पैदा होते हैं और उस घर का जो मजहब होता है जो वो फॉलो करते हैं, उसके साथ वो पले पले बड़े होते हैं और उनकी जिंदगी उसमें गुजरती है, तो वो एक मुसलमान होते हैं बाय बर्थ। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जब वो गौर व फिक्र करते हैं और अपने बिलीफ को एनालाइज करते हैं क्रिटिकली, तो कई सारी चीजें जो है उनको गलत लगने लगती है उस बिलीफ सिस्टम में, वो पूरे सिस्टम में उनको जो है खामियां नजर आती है। तो जब वो इंसान, एक मुसलमान, अगर उस बिलीफ को छोड़ देता है, उससे बाहर निकल आ जाता है, तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। तो ये है एक्स साहिल मुस्लिम। जी। जी। एक जो एक्स मुस्लिम नाम से भी लगता है, जैसे कि पुराने पहले जो मुसलमान थे वो अब नहीं रहे, एक्स मुस्लिम जैसे लोग कहते हैं ना कि एक्स कोई किसी सर्विस में है, किसी जगह पर है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि किसी बिलीफ में जो वो कर रहे होते हैं, जिस घर में लोग पैदा होते हैं उसी को मानते हैं, वही मजहब, वही धर्म, वही पंथ। लेकिन आपको कब ये लगा, ऐसा कब एहसास हुआ, और वो कौन सी ऐसी चीजें थी, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, आपको कोई ऐतराज नहीं हो, तो कब ऐसा लगा कि आपको लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं मुसलमान होके नहीं रह सकता, तो मुझे ये पीड़ा दे रहा है, मुझे ये मुश्किल दे रहा है, तो वो कब आपको ऐसा लगा? जी, असल में मेरा जो बचपना है, जैसे कि मैंने बताया, वो एक मुसलमान घराने में हुआ और मैं उस लिहाज से नमाज, रोजे ये सब करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और मैं टीनेज में पहुंचा, उसके बाद मैंने डॉक्टर जाकिर नायक जो है उनके वीडियोस देखे और मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उनका जो स्टाइल था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, और उससे मैं काफी काफी प्रेरित हुआ और मैं फिर इस्लाम को जो है दिल से मानने लगा और उसकी तबलीग भी करने लगा, लोगों को दावत देने लगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है, जैसे कि कुरान में भी आता है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह जो है वो इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई मजहब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो सच्चा है, इसके अलावा कोई रिलीजन दुनिया में सच्चा नहीं है। और एक इंसान अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता है, ऐसे ही अगर उसको मौत आ जाती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए कयामत में जलेगा। तो और लोगों को क्योंकि हमने इस आग से बचाना है, तो इस वजह से हमारी नीयत ये होती थी कि हम लोगों में अपनी दावत पेश करें, उनको बताएं कि इस्लाम कितना प्यारा है और इस्लाम ही सच्चा है। तो ये चीजें मैं करने लगा और काफी अरसे तक, यानी काफी सालों तक मैं ये तबलीग का काम भी करने लगा और दावत देने लगा लोगों को। लेकिन होता ये है कि आपको अगर किसी को ऊंचा बताना है तो सामने वाले को आपको नीचा दिखाना पड़ेगा। तो हमें ये करना पड़ता था कि इस्लाम को ऊपर बताने के लिए हमें फिर हिंदुइज्म में या क्रिश्चियनिटी में या दीगर मजहब में जो खामियां नजर आती है, वो हम लोगों को बताते थे ताकि इस्लाम सच्चा नजर आए। लेकिन होता यह है कि आप अगर किसी की बुराइयों को गिनाओगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके अंदर जो खामियां हैं उसको आपके सामने पेश करेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें थी, एतराज थे जो मेरे सामने भी आते थे। और तब लेकिन चूंकि इस्लाम की जो ईमान का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा थी, तो ये इन एतराज को जो है मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगी, टीनेज से मैं ऊपर आने लगा,
तो ये जो सवालात थे जो पहले किए जाते थे और जो लोग अक्सर जो है वो करते हैं, ये मुझे चुभने लगे कि ये क्यों है ऐसा इस्लाम में। तो मैंने बहुत कोशिश की कि इसके कुछ तसल्ली बख्श जवाब मिले। मैंने कई उलमा के वीडियो देखे, पर्सनली भी बात की, लेकिन कोई एक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो फिर ये मैंने फैसला लिया कि या मुझे ऐसा पूरा मतलब ये एतबार हो गया या मैंने डिसाइड कर लिया कि इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं हो सकता है और इसके अंदर जो है वो इंसानियत जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसमें नहीं है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और चूंकि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो गलती को एक्सेप्ट करूं और उसको मान के चलूं, इसलिए मैंने बिला आखिर ये फैसला लिया कि मुझे इस्लाम छोड़ना है। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या क्या ऐसी यानी मेजर पॉइंट्स क्या थे जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा, तो उसमें एक वजह ये थी कि जो कुरान है, जिसके बारे में खुद कुरान में लिखा है, अल्लाह कहते हैं कि ये इस कुरान को हमने, इस जिक्र को हमने आसान बनाया। लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हो तो आपको एक आम इंसान, क्या एक जो आलिम भी होता है, उसके भी कुछ समझ में नहीं आता है, जिसकी बुनियाद पे कई सारे जो सेक्ट्स है, जिसको फिरके कहा जाता है, जैसे देवबंदी है, बरेलवी है, सलफी है, शिया है, अहमदी है, इस तरीके की जो बुनियाद यानी ये जो फिरके की जो बुनियाद है, उसकी वजह खुद कुरान और हदीस है, जो कि मेजर सोर्स है इस्लाम का। तो इसके लिए ये कहना, यानी अल्लाह का ये कहना कि कुरान समझने के लिए आसान है, ये बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि कुरान आसान है ही नहीं। अगर आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसका जो सीक्वेंस है, कभी कुछ बातें कही जा रही है, उसके बाद फिर वो सीक्वेंस पूरा खत्म हो जाता है, बीच में कुछ दूसरी बात आ जाती है, फिर उसका आगे किधर जाके उसका फिर बातें आपको मिलती है। तो इस तरीके से पूरी उसमें जो मतलब आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर ये कुरान, ये मैसेज, ये गाइडेंस अगर एक खाली के कायनात की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, और ये खुद क्लेम कर रहा है अल्लाह कि आसान है, तो उसको आसान होना चाहिए था। आम इंसान को भी उसकी लैंग्वेज, उसमें जो मैसेज है वो साफ साफ समझ में आना चाहिए था। अब आप देखिए, जो लोग इस्लाम को पीस मानते हैं, वो भी आपको रेफरेंसेस देंगे कुरान से ही, और जो इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दाना अमल जो करते हैं, वो भी आपको रेफरेंस देंगे इस्लाम से। तो ये मैसेज क्लियर ना होने की वजह से ये फिरके भी बुनियाद में आए, और ये कुरान जो है वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता है। एक चीज तो ये थी। दूसरी बुनियादी वजह जो बनी वो थी स्लेवरी सिस्टम जो इस्लाम में है, सेक्स स्लेवरी। उससे मैं काफी परेशान हुआ कि एक इतना अच्छा मजहब, इतना सच्चा मजहब, ये स्लेवरी स्लेवरी इसमें क्यों है? स्लेवरी, स्लेव्स क्यों बनाए जाते थे और उसमें से उनका फायदा उठाया गया? बाकायदा जो स्लेव्स थे उनको प्रॉपर्टी समझा जाता है। आज भी अगर कोई आप उलमा से बात करे तो वो आपको बोलेंगे कि स्लेव्स जो थे वो प्रॉपर्टी थे, उनकी प्रॉपर्टी होती थी। फिर उनके साथ जो है वो जो फीमेल स्लेव्स होती थी, उनके साथ आप बिना मैरिज के आप जो है सेक्स भी कर सकते हो, आप उसको बेच भी सकते हो। तो ये कैसी इंसानियत हो सकती है? और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है, वो खुद इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो इसका मुझे किसी तरीके से जवाब नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जो है फिर प्रॉफेट मोहम्मद जो है, मोहम्मद साहब, उनकी उनकी मल्टीपल मैरिजेस है, इस पे भी कई सवालात उठते हैं। लेकिन उसमें एक बेसिक चीज अगर आप देखो तो उसमें हजरत आयशा जो है, उनकी एक वाइफ, वो जब उनका निकाह होता है, शादी होती है, तो हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 51 या 52 ईयर्स के होते हैं, और हजरत आयशा जो है वो 6 साल की होती है। आप अंदाजा लगाए कि 6 साल की बच्ची कितनी होती है, और एक 51 साल का इंसान वो कितना होता है। और जब उनकी कंज्यूमेशन हुई मैरिज, तब रसूलुल्लाह की उम्र तकरीबन 54 से 55 ईयर्स थी और हजरत आयशा की उम्र 9 साल की थी। तो एक 55 ईयर्स का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर सकता है? सोशल रिफॉर्म जिसको लाना चाहिए था, वो खुद अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर मैं क्यों मानूं ऐसे ऐसे मजहब को, या ऐसे रिलीजन को, या ऐसे धर्म को? तो ये कुछ बुनियादी वजह थी। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। इस वजह से मुझे फिर इस्लाम से बाहर निकलना पड़ा। साहिल, जब आपको ये सारे सवाल आपके मन में आए तो जाहिर है
आप तो जो आपने कहा शुरुआत में ही कि जिस घर में हम पैदा होते हैं तो वही हमारा पंथ मजहब धर्म होता है, तो सारे मुसलमान थे। तो आपने जब इस तरह की बात करनी शुरू की तो आपके घर परिवार नात रिश्तेदारों में वो रेजिस्टेंस हुआ, या आपने आपके मन में जब आया तो आप उनसे अलग हो गए और आपने ये बात करना शुरू किया जो वो जानते नहीं थे? क्या हुआ, जरा थोड़ा सा ये बताइए। जी, मैंने जब ये फैसला लिया कि मुझे इस्लाम छोड़ना है तो घर में बहुत प्रॉब्लम हुई। जाहिर सी बात है कि एक इस्लामिक जो फैमिली होती है, जो माहौल होता है, उसमें मेजॉरिटी जो है वो इस बात को कबूल नहीं करती कि उनका घर का कोई जो है वो इस रिलीजन से बाहर आ जाए। तो रेजिस्टेंस काफी आया, मतलब घर में काफी मीटिंग्स हुई और काफी यानी बातचीत हुई। तो स्टार्टिंग में तो समझो कि जो दिक्कतें आ रही थी, बाद में फिर उन्होंने थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई कि ठीक है, आपको अगर नहीं मानना है तो मत मानो, ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी को बोलो मत, क्योंकि फिर एक खतरा भी आ जाता है। आपका जो सोसाइटी है वो आपको बॉयकॉट करने लगती है, आपको फिनेंशियली बॉयकॉट करेगी, सोशली बॉयकॉट करेगी आपको, फिर आपको एक जान का भी खतरा होता है कि फिजिकली आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तो घर वालों को ऐसा डर है, अभी भी है, और वो तभी भी डरते थे कि ठीक है, अगर आपको नहीं मानना, हालांकि वो लोग खुश नहीं है अभी भी, ना पहले खुश थे, लेकिन चूंकि अब उनकी ही औलाद हूं मैं, तो फिर आखिर उन्होंने एक यानी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई। लेकिन अब मेरे अंदर प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इस्लाम को जब सच्चा समझता था और उसकी तबलीग या उसकी दावत अगर करता हूं, तो अब मुझे क्योंकि इस्लाम सही नहीं लग रहा है, तो और मैं समझता हूं कि जो मुसलमान है वो विक्टिम है इस्लाम के, और उनको वो बातें बताई नहीं जाती जो इसमें मौजूद है। तो मैं खुद चाहता था कि हमारे जो मुसलमान भाई है, हमारी जो कौम है, जो पीछे हो चुकी है रिलीजन को ज्यादा सीरियस लेने की वजह से, उनको ये बातें बताई जाए ताकि वो रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक रखे, उसके आगे ना उसको लेके जाए, और उनकी जो असल जिंदगी है, एडुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, इसमें आगे बढ़े, खुद की जिंदगी भी बेहतर करे, अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर करे, अपने शहर की और देश को जो है आगे तरक्की पे लेके जाए। तो मैं फिर छुपके से मैंने एक चैनल ओपन किया, इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल नाम से, और उसमें मैं वीडियोस बनाता था। उसमें मैं चेहरा नहीं दिखाता था, पहले मैंने फेस रिवील नहीं किया था, और वो चैनल जो है उसमें मैं डिस्कशंस करता था। एक प्लेटफॉर्म दिया था मैंने, जितने हमारे मुस्लिम भाई है, कौम है, कि वो आए और जो मैं एतराज कर रहा हूँ उसका वो जवाब दे। अगर कहीं पे मैं गलत साबित हो गया तो मैं इसको कबूल करके मैं फिर से इस्लाम जो है वो अपना लूंगा। तो काफी इसमें मुझे जो है वो लोगों का सपोर्ट मिला, कई सारे लोग जुड़ते गए, और ऐसा होने लगा कि ये डिस्कशन सुनने के लिए लोग रात रात भर जाग कर ये डिस्कशंस लाइव सुनते थे। 3,000 लोग, कभी 2,300, कभी 2,500, कभी 2,000, कभी 3,000 ऐसे लाइव व्यूअर्स मेरे चैनल को देखने लगे जब भी मैं डिस्कशंस करता। फिर और ये घर वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मेरा एक सेंटर था, मैं थेरेपिस्ट हूँ, और मेरी परफ्यूम की और अत्तर की दुकान थी छोटी सी, वहीं पे बैठ के मैं स्ट्रीम्स करता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब बहुत ज्यादा फेमस होने लगी मेरी डिस्कशंस, मेरा चैनल, तो मेरे ही कुछ दोस्तों ने, जब उनको पता चला कि मैं ही हूँ, तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी लीक की, मेरे एरिया में बताया, सबको घर तक पहुंचाया, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने लोगों को, यानी पाकिस्तान तक लोगों को इंफॉर्मेशन दी। और एक पाकिस्तान के मुफ्ती है, उन्होंने बाकायदा स्ट्रीम करके मुझे मेरी आइडेंटिटी को रिवील की। तो अब जब आइडेंटिटी रिवील हो ही गई थी, घर वालों को पता चल गया, एरिया वालों को भी पता चल गया, और उनकी ये कोशिश थी कि इसको इस तरीके से डराया जाए ताकि ये काम बंद कर दे। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, जो हकीकत है उसको बयान किया जाएगा। मैंने फिर बाद में फैसला किया कि ठीक है, अगर आपने आइडेंटिटी रिवील ही कर दी है तो अब हम खुल के बोलेंगे। तो मैंने फिर चेहरा भी दिखाया। फिर मेरी माँ जो है काफी बीमार पड़ने लगी इस वजह से, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा हो रहा था, काफी धमकियां भी आ रही थी। तो फिर मैंने चैनल का कंटेंट चेंज किया, नाम चेंज किया। आज मेरा चैनल जो है वो निसार व्लॉग्स एंड रिव्यूज के नाम से है, लेकिन उसमें अभी भी मैं कुछ डिस्कशन जो है चलाता हूँ। और एक मैंने अलग चैनल भी ओपन किया है, द न्यूट्रल डिबेट, जिसमें एक मेरी सोच थी कि हर एक आइडियोलॉजी पे बहस होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, ताकि आम आवाम जो है उनको एक राइट इंफॉर्मेशन मिले और उस बुनियाद पे वो फैसला कर सके। तो ये पूरी जर्नी थी मेरी चैनल की। आज भी चैनल पे मेरे
43.2 के सब्सक्राइबर है और वो अभी रिसेंटली और बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं मौलानाओं को कॉल भी करता हूँ, उनसे भी डिस्कशन करता हूँ, तो ये सिलसिला अभी चालू है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये। और हम तो भारत के लोग हैं, तो भारत की भूमि पर तो ये है ही है कि डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, तो मैं जिसको और कहता हूं ना कि शास्त्रार्थ की भूमि है ये। यहाँ तो आप कुछ भी माने वो मान सकते हैं, लेकिन मुसलमान होकर इस्लाम छोड़ देना ये तो ब्लास्फेमस जैसा है। तो आपके लिए जो जान का खतरा था, तो कभी कोई ऐसी धमकी भी आई जब आपको लगा कि नहीं नहीं, अब तो ये थोड़ा बचना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एक मौलाना ने आपकी जो आइडेंटिटी थी वो रिवील कर दी, तो उसके बाद आपके जी घर परिवार, दोस्तों ने, उन सब ने। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, देखिए दोस्तों से मैं बात आया, एक तो ये धमकी मिली, दूसरा आपकी जो संगत रही होगी, आपके साथ के जो लोग रहे होंगे, वो बहुतायत तो मुस्लिम ही रहे होंगे, होते तो सभी हैं, भारत में तो सभी के सभी दोस्त होते हैं, लेकिन बहुतायत जी वही होते हैं जहां आप पैदा होते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां आपकी नात रिश्तेदारी होती है। तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? और जो मैंने कहा कि ये तो मुसलमान होकर इस्लाम छोड़ना और इस्लाम के बारे में इस तरह से बातें करना जो उसको क्रिटिक करती है, आलोचना करती है, तो ये तो ब्लास्फेमस हुआ, ये तो ईश निंदा जैसा हुआ। तो आपको जान की धमकी भी मिली होगी। तो ये दोनों जी चीजें, आप अगर कोई इंसिडेंस हो, कोई ऐसा वाकया हो जो आपको ध्यान में आता है, और दोस्तों की प्रतिक्रिया कैसी रही? वो सारे लोग अब कैसे बात करते हैं आपसे? जी जब इन्होंने मेरी आइडेंटिटी रिवील करना स्टार्ट किया तो मुझे एरिया छोड़कर, मेरा घर छोड़कर, मेरी दुकान बंद कर मुझे वहां से निकलना पड़ा। प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन लेना पड़ा, और मैं वहां से कुछ तकरीबन 4 या 5 महीना पहले मैं घर से निकल गया था। अकेला रहता हूँ मैं अभी भी, और तभी से ही मैं भटक रहा था यहाँ वहाँ। और जब दोस्तों को पता चला तो मतलब कई लोग तो मुझे कांटेक्ट नहीं किए, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है मुझे गालियां देने लगे व्हाट्सएप पर, जिनके पास मेरा नंबर था, और धमकी देने लगे कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके की हरकतें इन्होंने की है। और लेकिन तो मतलब मैं इससे डरता नहीं हूँ कि कोई धमकी दे दे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो मुझे भी वैसे ही सोचना है और उस तरीके से ही चलना है। तो इसलिए मैं जो है फिर खुल के आ गया जो है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज होना चाहिए कि कोई इंसान अगर उसको इस्लाम को फॉलो नहीं करना है, मुसलमान नहीं रहना है, तो उनको उनका सोशल बॉयकॉट ना हो, उनको तकलीफ ना पहुंचाई जाए। एक सोसाइटी में इनको भी, जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी अभी काफी तेजी से ग्रो हो रही है, इनको भी एक स्टेटस मिलना चाहिए। जैसे आप खुल के जी रहे हैं, बाकी लोग जी रहे हैं, हिंदू जी रहे हैं, मुसलमान जी रहे हैं, एथियस्ट जी रहे हैं, उस तरीके से एक्स मुस्लिम्स को भी जीने की आजादी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी का, जिसको हम कहें कि अगर हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे आधुनिक समाज में बढ़ रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये बेसिक ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन है कि मेरे मन में जो आता है, मैं चाहूं किसी को मानना, मैं चाहूं कुछ करना, मैं ना चाहूं कुछ करना, या किसी को भी ना मानना चाहूं, या एक साथ कई मेरे मन में विचार आता है मैं कई चीजों को मानूं, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर इसे जी ईश निंदा बना दिया जाए, इसकी वजह से लोगों की जान चली जाए, लोगों को मारा जाए, धमकियां दिया जाए, तो ये फिर आधुनिक सभ्य समाज नहीं हो सकता। एक सवाल, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, शिक्षा कहाँ से हुई है, पढ़ाई लिखाई, और उस दौरान का अगर कुछ वाकया हो तो वो बताएं। जी, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से, मैं अकबर पीर भाई कॉलेज में मैंने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है। खालसा कॉलेज में मैंने 12th तक एचएससी मैंने खालसा कॉलेज से किया है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्लीट किया है, मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद फिर मैंने थेरेपी सीखी और उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा तो मैं वो कंटिन्यू कर रहा था। जब मैं कॉलेज में था, वो जो टीनेज वाला माहौल होता है और एक वो जो एज होती है, उसमें एक इंसान, एक जो बच्चा होता है ना, वो कोई एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है उसका। अगर वो बुराई की तरफ चला गया, ड्रग्स की तरफ चला गया, तो वो उसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मैं बुराई की तरफ नहीं गया, मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिलीजन की तरफ था, और काफी ज्यादा मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगा, उसको पढ़ने लगा, उसको सीखने लगा, उसका प्रचार करने लगा। तो टीनेज मेरा इस तरीके से गुजरा है। और ये बड़ा काफी मैंने डिस्कशन किए हिंदूज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, ऑनलाइन किए हैं, कलीग्स के साथ किए जब मैं जॉब करता था। तो ये मेरा चलते ही रहता था पहले से डिस्कशंस।
अच्छा, एक सवाल बताइए, थोड़ा सा पॉलिटिकल है ये, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल लगेगा, लेकिन जी एक बात बार बार कही जाती है, और वो बात आजकल वैसे तो पूरी दुनिया में ये नैरेटिव होता है, लेकिन भारत में आजकल ये बड़ा लाउड है, बहुत तेज आवाज आ रही है, और ये कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल में है, उसको भारत में, हिंदुस्तान में जीने नहीं दिया जा रहा है। तो आप चूंकि हम्म पहले मुस्लिम रहे और फिर अभी एक्स मुस्लिम है, ये कैसे देखते हैं? ये जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है, जो बात कही जाती है, ये आपको कैसे दिखती है, क्या समझ में आता है? देखिए पॉलिटिकली तो मेरा एक्सपर्टीज उसमें है नहीं, लेकिन जहां नहीं, तक मैं आपका ये मैं सवाल है इसको कि इसको हाँ। थोड़ा-सा सुधार दूँ। ये पॉलिटिकल सवाल लगता है, लेकिन ये पॉलिटिकल सवाल है नहीं। ये दरअसल सोसाइटी से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों के जी रहने-सहने से जुड़ा हुआ सवाल है, और पूरी तरह से ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल तो जुड़ जाता है, क्योंकि जब ये बात होती है तो पॉलिटिक्स दिखती है उसमें। हम्म जी। तो जिस एरिया में मैं रहता था या जिस सिटी में मैं रहता था, मुंबई, आपको अच्छा खासा अच्छे से पता होगा कि मुंबई में ऐसा कुछ माहौल नहीं है, डर वाला माहौल या कोई डरा हुआ है। और मुझे लगता है कि आमतौर पे पूरी इंडिया में ऐसी है, कोई मुसलमान जो है वो डरा हुआ नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक एक्शन का रिएक्शन जो है वो दिखाया जाता है, उससे एक लोगों में एक सोच बनती है कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान डरा हुआ है या डरने की जरूरत है। हर किसी का देश है और हर किसी को लॉ के अंदर रहकर अपना हर एक काम करना चाहिए, तो फिर डरने का सवाल कहाँ से आता है? जी। एक बात साहिल, चूंकि आप कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारे लोगों से आप बात करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग करते हैं आप, कभी कोई ऐसा हुआ वाकया, क्योंकि आपने तो सारे सवाल पूछे, उन सवालों के जब जवाब नहीं मिले तो फिर आप एक्स मुस्लिम हो गए। अब जब आप बात करते हैं किसी आलिम से, किसी मौलाना से, या किसी और जो अलग अलग लोग हैं जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं, या चलिए धर्मगुरु न सही, कोई आलिम नहीं हो, मौलाना नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम के बड़े कट्टर हैं जो मानने वाले हैं, तो क्या ऐसे किसी लोगों से बात हुई जिनको बाद में लगा हो कि नहीं नहीं साहिल बात तो ठीक कह रहा था, उसने बाद में कहा हो कि नहीं नहीं बात तो तुम्हारी ठीक थी, हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, ऐसा कभी हुआ क्या? बहुत बहुत हुआ है। कई सारे लोग जो है वो हमारी डिस्कशन देख के उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। कई सारे लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम का दिफा करने के लिए आते थे हमारे चैनल्स पे, आज वो खुद एक्स मुस्लिम होकर वो खुद अपना चैनल चला रहे। तो ऐसे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और कई सारे लोग, मतलब ये जो मूवमेंट जिस तरीके से चला है, मैं अकेला इसका हिस्सा नहीं हूँ। हमारे सचवाला जी है और इस तरीके से कई ऐसे चैनल्स हैं जो ये मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप को छुपा कर, रिस्क लेकर। तो और हमारा बुनियादी जो मकसद है वो मुसलमानों के लिए हेट या उनकी बुराई करना नहीं है। हमारा मकसद जो है वो मुसलमानों तक सच्चाई को पहुंचाना है और ये बताना है कि जैसे कि एक नैरेटिव चल जाता है कि सारे मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है या इस तरीके से, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। जो आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है, आप उस पे सवाल उठाइए। मुसलमान हमारे समाज का हिस्सा है, उन्हें हमें साथ में लेके चलना है, उनको एजुकेट करना है। वो जो एक नैरो माइंडेडनेस जो होता है आमतौर पे मुसलमानों में, वो हमें जो है थोड़ा उनका जो सोचने का जो दायरा है उसको बड़ा करना है, वसी करना है, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे आसानी से। ठीक बात है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और आता है, जब आप कहते हैं कि कई लोग आपके साथ बातचीत उन्होंने की और पहले तो वो चैलेंज करने आए कि हम आपको इस्लाम बताएंगे कि असली सच्चा इस्लाम क्या होता है, और जी बाद में वो खुद आपकी बात से सहमत हो गए और वो एक्स मुस्लिम हो गए, उन्होंने किसी ने चैनल चला दिया, किसी ने और दूसरे तरीके से किया। अब ये कम्युनिटी बड़ी हो रही है, क्या जी आपको, चूंकि आप उसी का हिस्सा हैं और करीब करीब मेरे ख्याल से 2.5-3 सालों से आप ये एक्स मुस्लिम के तौर पर हैं और इस्लाम एक छोड़ा जी? इस्लाम छोड़ के 2.5 साल हो गया, चैनल 2.5 साल। स्टार्ट करके तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, ठीक है, 2.5 साल हो गया। तो क्या कोई ऐसी, जिसको कहें कि ऑर्गेनाइज तरीके से कोई एक्स मुस्लिम्स का कुछ तैयार हो रहा है, कोई ढांचा दुनिया भर में या भारत में?
आप उसमें से किसी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का कोई आपस में मिलना जुलना होता है? क्योंकि जब इस तरह का एक जिसको कहें कि ना, जब आप इस तरह की लड़ाई लड़ रहे होते, उसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। सोसाइटी का एक दबाव होता है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एक जो मैंने कहा कि ब्लास्फेमस है तो ईश निंदा जैसा, यानी जान की जो धमकी मिल रही हो उसका खतरा होता है। फिर कई बार आपको हो सकता है कि आपको नहीं हुआ हो लेकिन दूसरा कोई, उसको लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कुछ तरीका निकाला है क्या? कोई कुछ एक्स मुस्लिम्स का संगठन बन रहा है क्या भारत में? जी, देखिए, ऐसी एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बनी है जहां तक मेरा नॉलेज है, वो केरला में बनी है, एक्स मुस्लिम ऑफ केरला। उन्होंने रजिस्टर करवाया अपना ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके अलावा बाकी कोई जगह पे इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और हमारा तो जितने बाकी जो एक्स मुस्लिम्स है, हमारे पास ना किसी का नंबर होता है, ना एड्रेस होता है, ना रियल नाम होता है, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते हो ना किसी पे। अगर कोई बोले कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैं ये हूँ, और अगर आप अपना एड्रेस दे देते हो या डिटेल दे देते हो, तो फिर वो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस मुद्दे को उठाए, और मुद्दे को उठाने के बाद जो है हमें एक प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि कोई जो है ये ब्लास्फेमी के नाम पर या इस तरीके से जो है वो फिजिकली हम जैसे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। कई सारे ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन इस डर के वजह से, वो सोसाइटी के डर से, वो जो है सामने आके नहीं बता पाते कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। जो सोशल बॉयकॉट है, फाइनेंशियल बॉयकॉट है, ये डर की वजह से, फिजिकल जो है वो थ्रेट्स होते हैं, इस वजह से वो बताते नहीं है। अगर हमें प्रोटेक्शन मिले, अगर हमें भी आम इंसान समझा जाए, तो आप देखिए कि लाखों की तादाद में लोग सामने आके कहेंगे कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो एज ऑफ नाउ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों से बात करके कि अगर वो हमारा सपोर्ट करे और हमें ऊपर लेके आए, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस मुद्दे को उठाए। देखिए साहिल, मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूं कि आप अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही बात कर रहे हैं। और जब चूंकि मैं कोई ऐसा मेरे इस चैनल पर अक्सर जो बात होती है वो इकोनॉमिक बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे होती है। मैं जिसको कहते हैं ना कि इस तरह की बात बहुत कम करता हूँ। लेकिन चूंकि ये एक्स मुस्लिम्स का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि शायद अभी भी सोसाइटी, चाहे भारत में हो या दुनिया भर में, इसको उस तरह से देख नहीं रही है। क्योंकि मुसलमान तो आपको दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। वो, उनको लगता है कि आपने कुरान पर सवाल उठाया, अल्लाह पर सवाल उठाया, जो उसकी बुराइयां हैं, सेक्स स्लेवरी है या जो दूसरी चीजें हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो आपके दुश्मन हो गए। और जो इधर है वो भी आपको अपना दोस्त मानने को तैयार नहीं, जो दूसरा होता है। तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग समय पर जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, जिनको कहा जाता है ना कि पहले ऐसी चीजें नहीं सुनने को मिलती थी, ये इसकी स्वीकार्यता नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी एक्स मुस्लिम्स को भी आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा क्या सवाल है। और कम से कम भारत में तो भारत का संविधान सबको एक बराबर अधिकार देता है, चाहे वो जो सोचता हो, चाहे जो करता हो। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई बहस है नहीं। और आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में ही हैं, और मैं कहूंगा लोगों से कि आपकी जो लॉजिकल बातें हैं वो सुने, आपको आपके चैनल पर भी जाके सुने। एक सवाल और मेरे मन में आता है, और इस सवाल का जवाब, क्योंकि जब हम खोजते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि सोसाइटी में जो चेंज है, तो वो चेंज लाने के लिए, जैसे ये पूरा मूवमेंट पिछले, मुझे लगता है कुछ 2-3 सालों में ही दिखा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक एक बबल सा क्रिएट हुआ है, या आपको लगता है कि इसमें जो लोग आ रहे हैं बड़े कन्विक्शन के साथ आ रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने एक चीज कही ना कि सोसाइटी में लोग हैं, वो नहीं मानते इसको, लेकिन फिर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका खतरा है, उनका बायकॉट हो जाएगा, बहुत सी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसका दूसरा पहलू तो नहीं है कि अच्छा, अभी जिसको कहते हैं ना कि एक थोड़ी देर की चमक है, थोड़ी देर की पहचान है, थोड़ी देर के लिए चर्चा है, इसका ये पहलू तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये थोड़ी देर की चमक नहीं है, ये जो है ये सच्चाई है। और सच्चाई थोड़ी देर के लिए नहीं होती है, सच्चाई हमेशा के लिए होती है। ये सच्चाई है, और कई सारे लोग छोड़ रहे हैं। कई सारे लोगों के ईमेल्स आते हैं, बाकायदा वो कॉल पे आके कहते हैं कि हमने भी छोड़ दिया, लेकिन हम खुल के नहीं आ सकते। आप खुद देखिए कि जितने भी इस मूवमेंट में जुड़े हैं, अक्सर आपको देखेंगे कि वो चेहरा छुपा कर अपनी बात करते हैं,
क्यों रखते हैं? क्योंकि वो एक डर है उनको कि अगर चेहरा दिखा दिए तो फिर नुकसानात का सामना करना पड़े। और यही मेरी कोशिश है, यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल हो। तो ये ये कोई नॉर्मल एक थोड़ी देर चमकने वाली चीज नहीं है। आप देखेंगे कि अगले 20 से 30 सालों में लोगों की सोच काफी बदल जाएगी। और जिस तरीके से बाकी जो रिलीजन मजहब है वो एक स्पिरिचुअलिटी के तौर तक ही सीमित रहता है, बाकी एक इंसान जो है वो लॉ को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, अपना जो धर्म है या अपना जो रिलीजन है वो अपने तक रखता है, अपने घर तक रखता है। उसी तरीके से एक वक्त आएगा कि मुसलमान भी जो है वो इस्लाम को सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के लिए तक रखेंगे, और जो बाकी उनमें जो कट्टरता है और ये इस तरीके की बातें हैं वो सब चली जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ये थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। होगा जरूर। लेकिन अभी आपको लगता है कि जो मुसलमानों की कट्टरता है वो बहुत ज्यादा है, वो अभी मुश्किल है, उसको खतरा भी है उनके खुद के लिए? हाँ देखिए, कट्टरता को आपको पहले तो बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कट्टरता से एक मैसेज ये चले जाता है कि कट्टरता इन द सेंस कि भाई वो कोई हिंदू दिखा उसको मार देगा या कुछ इस तरीके से कर देगा, तो ये एक अलग है। मैं जिस कट्टरता की बात कर रहा हूँ वो ये कट्टरता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, इस्लाम को सबसे ऊपर रखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर रखता है। तो ये वाली जो कट्टरता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझना, और दूसरा कि आप जो है खुद को ही सही समझना, बाकी लोगों को गलत समझना, बाकी लोगों को नीचे रखना, मैं इस कट्टरता की बात कर रहा हूं। और ये कट्टरता के इस्लाम पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है, आपको हक ही नहीं है। रसूलुल्लाह ने जितने काम किया आप उस पर सवाल उठा ही नहीं सकते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे अंदाज से, कितने अच्छे अल्फाज का चुनाव करके आप कहें, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। तो ये जो कट्टरता है ये हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस कट्टरता की वजह से आप देखिए हमारी जो मुस्लिम कौम है, और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, आज भी मेरे मेरे दिल में उनके लिए उतनी ही मोहब्बत है जितना कि जब मैं मुसलमान था। हमारी कौम जो है ना ये विक्टिम है इन चीजों की, इस वजह से ना वो एडुकेशन में आगे आ पाते हैं, ना बाकी चीजों में आगे आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? पॉपुलेशन मुसलमानों का जो है वो आप ये देख लीजिए, फर्टिलिटी रेट देख लीजिए, बर्थ रेट देख लीजिए। अगर जिसकी ये सोच हो कि भाई आप जितने लोग जो दुनिया में आते हैं उसके पालने की जिम्मेदारी जो है अल्लाह की है, तो आप फिर फैमिली प्लानिंग कैसे करोगे? आप तो बच्चे पैदा करते जाओगे, और फैमिली प्लानिंग तो वैसे भी इस्लाम में हराम है। अगर आप इस डर से बच्चे नहीं पैदा कर रहे कि आप उसको नहीं पाल पाओगे, ये खुद अलाउड नहीं है इस्लाम में। तो ये सोच जो है ना, ये कट्टरता सोच जो आती है सोर्स से, जो इस्लाम के सोर्स है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, ताकि ये जो समाज है हमारा, ये जो कम्युनिटी है मुसलमानों की, ये मेन स्ट्रीम में आए, ये एडुकेशन में आगे बढ़े, ये इनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, और ये मतलब कुछ योगदान करे देश में। ये बड़ी बात आपने कही कि जो सोर्स से कट्टरता है, और विशेष करके जो बहुत बेसिक रूल्स हैं जो हम आज के समय की बात करते हैं। एक और सवाल कि आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल बड़ी बहस चल रही है, जैसे कुछ कुछ चीजें ठीक हुई, वो पॉलिटिकली ठीक हुई, 3 तलाक की बात है या जो दूसरे ऐसे मुद्दे आए, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है कि यानी देश में जो भी नागरिक है, कोई 2 लोग हैं तो उनके लिए अलग अलग नियम कानून नहीं होंगे। अब एक दिन में उसमें बड़ा मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगा और गुस्सा भी बहुत आया। टीवी की डिबेट में मैं था, तो एक सज्जन थे, उन्होंने किसी दूसरे से बहस करते हुए कहा कि अरे तो ठीक है, आप तो इसलिए हिंदू इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनको 4 बीवियां रखने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अब ये कितना मतलब कितना छिछला स्तरहीन बयान है, लेकिन ये बहस भी आती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूसीसी की बहस चल रही है, ये भी आप लोगों की जो मुहिम चल रही है इसमें कुछ मदद कर सकती है? एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये एक बहस है जो अलग है और हमारी जो बहस है अलग है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब मजे की बात ये देखिए कि जो शरिया लॉ है वो आप देखिए पूरी तरीके से नहीं चाहिए मुसलमानों को। जहां पे शरिया ये खुद समझते हैं कि यहाँ पे शरिया लॉ है, जैसा अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, कौन जाता है उधर अफगानिस्तान में? क्यों नहीं जाते मुसलमान?
क्यों नहीं जाते? क्योंकि पूरा शरिया लॉ, कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि पूरा शरिया लॉ। क्या जो आज ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमारे जो अलग ये कौन सा बोर्ड होता है वो, इस्लामिक बोर्ड जो है, पर्सनल लॉ बोर्ड, हाँ पर्सनल लॉ बोर्ड। अब देखिए उसमें ये लोग क्यों नहीं मांग करते कि अगर कोई मुसलमान चोरी में पकड़ा जाए तो हमारा लॉ अलग होना चाहिए और उस मुसलमान के दोनों हाथ को जो है काट देने चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं मांगते? अगर कोई अडल्ट्री करता है, कोई मुसलमान अडल्ट्री करता है, पकड़ा जाता है, तो उसको शर्मसार किया जाएगा, पत्थर मारकर जो है वो खत्म किया जाएगा। ये मांग क्यों नहीं करते? मांग सिर्फ ये प्रॉपर्टी के मसले पर, शादी तक ही क्यों सीमित है? क्योंकि मुसलमानों को भी अच्छी तरीके से पता है कि अगर शरिया आ जाएगा तो वो खुद जो जिंदगी आज आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं वो नहीं गुजार पाएंगे। आप खुद देखिए कि ये जो शरिया के जो उलमा बैठ के शरिया का ढोंग करते हैं, ये लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? इनको जाना होता है वेस्ट में, यूएस जाना है, यूके जाना है, सब जगह जाना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है, इराक नहीं जाना है, सीरिया में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई? शरिया है, उधर जाओ आप। तो ये बहुत सिलेक्टिव इनको शरिया चाहिए। मुसलमानों को, मुसलमान भाइयों को इस पे गौर करना चाहिए कि शरिया लाने से देश जो है ना वो पूरी मतलब बैंड बज जाएगी देश की। अगर आपको शरिया का इतना ही शौक है तो आप जाओ, टिकट कटवाओ और अफगानिस्तान चले जाओ। ठीक बात है। नहीं, बड़ी वाजिब बात आपने कही और बहुत लॉजिकल बात कही, तार्किक बात आपने कही। आपने तलाक का मसला ही आप देख लीजिए, एक चीज छोटा सा पॉइंट में रख का मसला ही देख लीजिए आप, जो ट्रिपल तलाक है। मैं आपको बोलूं, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है जो महत्वपूर्ण है और मेरे सवाल में रह जा रही, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, इसमें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो ट्रिपल तलाक का ही आप मसला देख लीजिए। ट्रिपल तलाक, एक वक्त में अगर कोई 3 तलाक देता है तो 3 तलाक हो जाते हैं। इस पे इतनी बहस है खुद मुसलमानों के बीच, जो अलग अलग फिरके हैं, जैसे देवबंदी, बरेलवी है, जो हनफी मसलक होता है, ये सब के नजदीक जो है वो 3 तलाक अगर कोई इंसान एक वक्त पे दे देता है तो हो जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ जो है वो अहले हदीस को देख लो, सलफी को देख लो, इनके नजदीक नहीं होता है। ये खुद इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि वाकई में 3 तलाक देने से तलाक हो जाती है या नहीं हो जाती है। इतना एम्बिगुअस पूरा इस्लाम का सिस्टम है कि आपको हर मसले में आपको जो है इख्तिलाफ मिलेगा। ये खुद जो है एक बात पे आज तक जमा नहीं हुए कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत। नहीं, ठीक बात है ये। और मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं, ये जो भी लोग हमारी इस बातचीत को सुनते हैं उनके मन में जरूर आना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया के जो भी लोग हैं वो अलग होंगे, लेकिन भारत की भूमि तो थोड़ी अलग है। ये डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन यानी शास्त्रार्थ की जमीन है। तो आपके मन में सवाल आते हैं तो उसको पूछिए जरूर। और एक बड़ी बात जो साहिल कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो रिवॉल्यूशन है, हम लोगों को बेहतर होते हुए देखेंगे, और ऐसे जो मुसलमान हैं वो निकल कर आएंगे जो बात नहीं करते हैं, और जो गलत है उसको सुधारने के लिए, किसी के खिलाफ हमला करने के लिए, किसी को बुरा बताने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बेहतर करने के लिए उस सोसाइटी को, उस समाज को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, आपने ये एक चर्चा में हिस्सा लिया हमारे साथ। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम एक्स मुस्लिम हैं जो अपना चेहरा दिखाते हैं। आपकी आइडेंटिटी किसी पाकिस्तान के मौलाना ने रिवील कर दी और अब आप खुलेआम सामने आते हैं। तो आपको शुभकामनाएं, आपको ताकत मिले, शक्ति मिले कि आप बेहतर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।